हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारी चर्चा होगी पोस्ट मॉडर्निज्म यानी उत्तर आधुनिकतावाद पर। सबसे पहले ये जानेंगे कि उत्तर आधुनिकतावाद है क्या। तो उत्तर आधुनिकतावाद 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी 70-80 के दशक में पश्चिमी देशों में प्रारंभ हुआ एक आंदोलन है। कैसा आंदोलन? इसको एक निराशावादी, संदेहवादी आंदोलन के रूप में विश्लेषित किया जाता है, जिसे आधुनिक युग की हर मान्यता, हर प्रवृत्ति के विषय में निराशा है। यानी जो आधुनिक युग का आलोचक है, उसकी हर मान्यता को अस्वीकार करता है। इन उत्तर आधुनिक विचारकों में प्रमुख हैं वॉड्रिलार्ड, लियोटार्ड, माइकल फौकॉल्ट, एंडरसन, मार्टिन हाइडेगर, रिचर्ड एशले, डेरिडा, फ्रांस फैनो, एडोर्नो, विलियम कैनोली, जूलियो क्रिस्टो और बारबरा एक्सटीन। तो पोस्ट मॉडर्निज्म यानी उत्तर आधुनिकतावाद क्या है? एक आंदोलन है जो पश्चिम में विकसित हुआ 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। दूसरी खासियत इस आंदोलन की ये है कि इस आंदोलन के जो समर्थक हैं, जो प्रवर्तक हैं, वो कई सारी विचारधाराओं से संबद्ध है। जैसे माइकल फौकॉल्ट मार्क्सवादी विचारक हैं, तो वहीं पर बारबरा एक्सटीन स्वयं को उदारवादी मानती हैं। कुछ विचारक संरचनावाद के समर्थक हैं। तो नाना विचारधाराओं के समर्थक विचारकों का ग्रुप है उत्तर आधुनिकतावादी आंदोलन। अब अगर हम इसके इतिहास पर नजर डालते हैं कि उत्तर आधुनिकता की धारणा कब और कैसे आई, किन किन रूपों में आई, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले 1970 के दशक में पहली बार वास्तुकला के क्षेत्र में उत्तर आधुनिकता की प्रवृत्ति दिखाई देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मानव शास्त्र में, पुरातत्व शास्त्र में, फिल्म जगत में, साहित्य के क्षेत्र में, संगीत में, दर्शन में, महिलावादी आंदोलन में, मनोविज्ञान में और फिर राजनीति में इस आंदोलन को, इस प्रवृत्ति को, इस विचारधारा को विस्तार प्राप्त हुआ। शाब्दिक दृष्टि से अगर हम देखें तो उत्तर आधुनिक शब्द का प्रयोग पहली बार 1880 के दशक में जॉन वॉटकिंस चिपमैन के द्वारा पेंटिंग के क्षेत्र में एक नई शैली को प्रदर्शित करते हुए किया गया, यानी पोस्ट मॉडर्न पेंटिंग प्रस्तुत की गई। 1926 में बर्नार्ड इडिंग्स ने इस शब्द का प्रयोग आधुनिक युग के बाद के युग को परिभाषित करते हुए किया। पोस्ट मॉडर्निटी मतलब मॉडर्निटी के बाद की प्रवृत्ति, बाद का आंदोलन। इतिहास का काल विभाजन हम कई रूपों में करते हैं, प्राचीन युग, मध्य युग, आधुनिक युग। तो आधुनिक युग के बाद का जो पीरियड मानव सभ्यता के इतिहास में आया, उसको पोस्ट मॉडर्न पीरियड कहा गया। जहां तक एक आंदोलन की बात है, सबसे पहले एक ऐतिहासिक आंदोलन के रूप में इसकी व्याख्या अर्नोल्ड टॉयनबी के द्वारा की गई 1939 में। तो इस तरह से इस विचारधारा का, इस आंदोलन का, इस प्रवृत्ति का ऐतिहासिक विकास हुआ।
अब जो सबसे प्रमुख चीज है वो ये है कि उत्तर आधुनिक आंदोलन की, उत्तर आधुनिकतावाद की मान्यताएं क्या हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसके लक्षण हैं, उत्तर आधुनिक विचारक कौन सी मान्यताएं रखते हैं। तो सबसे पहले तो उत्तर आधुनिक जितने भी विचारक हैं वो राजनीति के संबंध में किसी एक सिद्धांत को सर्वमान्य नहीं मानते। आप सब ये जानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण समय समय पर राजनीतिक घटनाओं, व्यवहारों की व्याख्या करने के लिए किया गया है, जैसे उदारवाद, मार्क्सवाद, साम्यवाद, अराजकतावाद, व्यक्तिवाद। ये सब सिद्धांत है जो राजनीतिक व्यवहार की, राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या करती है। उत्तर आधुनिक विचारक ये कहते हैं कि इनमें से कोई भी सिद्धांत, जो मौजूदा राजनीतिक सिद्धांत हैं, उनमें से कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं है जो सभी को मान्य हो, सभी को स्वीकार्य हो, जिसके आधार पर सभी राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या की जा सके। क्योंकि बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं राजनीतिक जीवन के क्षेत्र में जिनकी व्याख्या किसी सिद्धांत के आधार पर, मौजूदा सिद्धांतों के आधार पर नहीं की जा सकती। ऐसी एक घटना के रूप में आप उदाहरण के रूप में ले सकते हैं आतंकवाद को। आतंकवाद की व्याख्या न तो उदारवाद के आधार पर की जा सकती है, जो स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, और न ही मार्क्सवाद के आधार पर की जा सकती है, जो समानता को सर्वोच्च आदर्श मानता है। हालांकि आतंकवादी ये कहते हैं कि वो इन दोनों ही विचारधाराओं के आधार पर कार्य कर रहे हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहे हैं और साथ ही समानता लाने के लिए, समाज में जो अन्याय है, शोषण है, उसको खत्म करने के लिए वो आतंक के रास्ते पर चले। लेकिन उनका ये दावा गलत है, क्योंकि न तो मार्क्सवाद और न ही उदारवाद ये कहते हैं कि हिंसा का प्रयोग जनता के विरुद्ध किया जाए, क्योंकि दोनों विचारधाराएं, दोनों ही सिद्धांत अल्टीमेटली जन कल्याण के साधक हैं और आतंकवादियों की प्रवृत्ति आम जनता को नुकसान पहुंचाने की ज्यादा है। निर्दोष जनता उनका टारगेट बनती है। तो कैसे इसकी व्याख्या उदारवाद या मार्क्सवाद के आधार पर की जा सकती है? तो इस तरह से जो उत्तर आधुनिकतावाद है, उत्तर आधुनिक आंदोलन है, वो किसी भी मौजूदा सिद्धांत को सर्वमान्य नहीं मानता, क्योंकि किसी भी सिद्धांत में इतनी क्षमता नहीं है कि जो घटनाएं घट रही हैं राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में, उनकी सही और सर्वमान्य व्याख्या कर सके। दूसरी इनकी मान्यता यह है कि जो राजनीति का यथार्थवादी दृष्टिकोण है उसको वो अस्वीकार करते हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या कहता है कि सभी व्यक्ति, सभी सरकारें, सभी राज्य शक्ति को प्राप्त करने, शक्ति को बनाए रखने, शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। यानी शक्ति को महत्व देता है सार्वजनिक जीवन में यथार्थवादी दृष्टिकोण। और जिसके पास शक्ति है वो वर्चस्व की स्थिति में रहता है। उत्तर आधुनिक विचारक ये नहीं मानते। वो कहते हैं केवल शक्ति ही राजनीति का, राजनीतिक जीवन का आधार नहीं है। शक्ति प्राप्त करना ही राजनेताओं का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीति तो सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है। राजनीतिक सत्ता का प्रयोग समाज में जो बुराइयां दिखाई दे रही हैं उन बुराइयों को दूर करना और एक सकारात्मक दिशा प्रदान करना है समाज को। तो केवल शक्ति के आधार पर
शक्ति की प्राप्ति और शक्ति को बनाए रखने की आकांक्षा के आधार पर राजनीति की व्याख्या नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि राजनीति केवल शक्ति तक सीमित नहीं है। राजनीति एक टूल है, एक साधन है, जिसके माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाया जाता है। तो ये भी इनकी एक मान्यता है। तीसरी मान्यता उनकी ये है कि वो वस्तुनिष्ठता के स्थान पर सत्य की सापेक्षता को महत्व देते हैं। इसका मतलब ये है कि विज्ञान जो आधुनिक युग की देन है, आधुनिक युग की विशेषता है, विज्ञान किस बात पर बल देता है कि जो सत्य है वो वस्तुनिष्ठ है। जो चीज सत्य है वो सभी को दिखाई देती है, एक ही जैसी दिखाई देती है। सत्य पर कोई क्वेश्चन नहीं लगाया जा सकता। सत्य सर्वमान्य है। उत्तर आधुनिक विचारक क्या कहते हैं कि सत्य पूर्ण नहीं है। सत्य क्या, कोई भी विचारधारा, कोई भी विचार अपने आप में पूर्ण नहीं है। कोई भी दृष्टिकोण अपने आप में पूर्ण नहीं है। सब कुछ सापेक्ष है, रिलेटिव है, क्योंकि किसी भी विचार के, किसी भी वस्तु के, किसी भी दृष्टिकोण के एक साथ ही कई पक्ष होते हैं, बहुत सारे पक्ष होते हैं। अब जैसे किसी घटना को ही ले लें आप, उसके विषय में अगर एक शोधकर्ता अध्ययन करता है तो उसे कुछ पक्ष दिखाई देते हैं, कुछ कार्य दिखाई देते हैं, कुछ कारण दिखाई देते हैं। दूसरा अध्ययन करता जाता है तो उसे कुछ दूसरा पक्ष दिखाई देता है। तीसरा जाता है तो कोई तीसरा पक्ष सामने आता है। यानी एक ही घटना के कई सारे पक्ष होते हैं। ये देखने वाले के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि वो किस पक्ष को सामने ला रहा है। और ऐसा नहीं है, उत्तराधुनिक विचारक ये कहते हैं कि कोई भी दृष्टिकोण गलत नहीं। एक दृष्टिकोण एक परिस्थिति में सत्य हो सकता है, तो दूसरी परिस्थिति में दूसरा दृष्टिकोण सत्य हो सकता है, या उसी दृष्टिकोण का कोई और पक्ष हो सकता है और वो पक्ष भी सत्य है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वस्तु या दृष्टिकोण अगर इस एंगल में है तो वही सत्य है। वो जिस भी एंगल में है सत्य है, सभी पक्ष सत्य हैं। इसलिए सत्य को सार्वभौमिक कहना, सत्य को सर्वमान्य कहना, वस्तुनिष्ठ रूप में उसका विश्लेषण करना ये उचित नहीं है, क्योंकि सत्य हमेशा सापेक्ष होता है। सत्य की महत्ता तभी है जब झूठ का वजूद है। तो ये एक बहुत बड़ी मान्यता है उत्तर आधुनिक विचारकों की कि वो किसी भी वस्तु के एक पक्ष को महत्व नहीं देते हैं। उनका दृष्टिकोण बहुपक्षीय है और यहाँ तक कि सत्य को भी वो सापेक्षिक मानते हैं, वस्तुनिष्ठ नहीं मानते, सार्वभौमिक नहीं मानते। अगली मान्यता उत्तर आधुनिकतावाद की है कि वो विज्ञान के आलोचक हैं। विज्ञान आधुनिक युग की एक बड़ी विशेषता है। विज्ञान के विकास के साथ ही मानवता ने आधुनिक युग में प्रवेश किया। तो चूंकि उत्तर आधुनिक विचारक आधुनिकता की हर मान्यता के विरोधी हैं, इसलिए वो विज्ञान के भी आलोचक हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में विज्ञान ने दुनिया में अस्त्र शस्त्र की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया है। वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रयोग विभिन्न राष्ट्रों ने मारक हथियारों को इकट्ठा करने में किया है। आज के दौर में चर्चा चल रही है व्यापक रूप में कि कोविड-19 वुहान की लैब से निकला या नहीं निकला। क्या विज्ञान इतना विकसित हो गया है कि वो वायरस के रूप में मारक हथियारों को अपनी लैब में डेवलप कर रहा है और उसका प्रयोग कर रहा है? दुनिया को कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है, पूरी जिंदगी बदल गई है।
इसी तरफ संकेत करते हैं, विज्ञान के इसी रूप पर संकेत करते हैं उत्तराधुनिक विचारक। वो विज्ञान के इस रूप के विरोधी हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि वो शस्त्र प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है और उपभोक्तावाद को प्रोत्साहित करता है। जितने नए नए वैज्ञानिक आविष्कार आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी विकसित होती है, हर व्यक्ति उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहता है, हर व्यक्ति उस वस्तु को, उस उत्पाद को प्राप्त करना चाहता है। जितना ज्यादा भौतिक सुखों को भोगा जा सके उसकी तरफ व्यक्ति लालायित होता है। उन वस्तुओं को अर्जित करने के लिए वो अपना सब कुछ न्यौछावर करने को, अपना सुख चैन न्यौछावर करने को तैयार रहता है। जीवन को सुविधाजनक बनाना तो ठीक है, जीवन शैली में विकास होना चाहिए, अच्छी होनी चाहिए जीवन शैली, लेकिन अच्छी जीवन शैली के नाम पर विज्ञान उपभोक्तावाद को प्रोत्साहित कर रहा है, जिससे सामाजिक जीवन भी बुरी तरह दुष्प्रभावित हो रहा है और साथ में पर्यावरण का भी दोहन हो रहा है। विज्ञान और तकनीक के विकास के लिए पर्यावरणीय वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, पेड़ पौधों का, वन्य जीवों का प्रयोग किया जाता है, जिससे पर्यावरण का क्षरण होता है। पानी को रोककर बांध बनाए जाते हैं, बिजली उत्पन्न की जाती है, पहाड़ों को काटा जाता है। तो जो नेचर का साइकिल है, नेचर की जो स्वाभाविकता है, उसको खत्म करने में विज्ञान का बड़ा रोल है। इसलिए उत्तराधुनिक विचारक विज्ञान के आलोचक हैं। इसके साथ चूंकि आधुनिक युग में विवेक को महत्व दिया गया था, आधुनिकता विवेक पर आधारित है, तर्क पर आधारित है। आपने इतिहास का अध्ययन किया होगा तो ये जाना होगा कि कैसे मध्य युग के बाद पुनर्जागरण आंदोलन शुरू होता है यूरोप में, जिसमें धर्म के स्थान पर, विश्वास के स्थान पर मनुष्य के विवेक को महत्व दिया गया कि इस दुनिया में जो कुछ है वो सब मनुष्य के विवेक की उपज है। जितनी भी संस्थाएं हैं, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये पूरी दुनिया मनुष्य निर्मित है, ईश्वर निर्मित नहीं है। तो आधुनिकता विवेक को महत्व देती है, मनुष्य के विवेक को महत्व देती है। उत्तराधुनिक विचारक मनुष्य के विवेक के स्थान पर उसकी भावना को महत्व देते हैं। तो क्या कहते हैं कि विवेक से ज्यादा महत्वपूर्ण संवेदना है, भावना है। क्योंकि जब मनुष्य के अंदर भावना प्रबल होती है, संवेदना प्रबल होती है, तो वो बुराइयों से मुक्त होता है। वो अपने साथ साथ दूसरों के कल्याण की, दूसरों के विकास की बात भी सोचता है और इससे संपूर्ण समाज एक स्वस्थ दिशा में उसका विकास होता है, वो अग्रसर होता है। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि भावना को महत्व देने के कारण ही उत्तराधुनिक विचारक नारीवाद के समर्थक हैं। क्योंकि नारीवादी आंदोलन भी क्या कहता है कि मनुष्यों में जो महिलाएं हैं वो भावना की प्रतीक हैं और पुरुष विवेक के प्रतीक हैं। महिलाओं में संवेदना ज्यादा है, महिलाओं को भी महत्व मिलना चाहिए, अब तक जो उपेक्षित रही है। सार्वजनिक जीवन में उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। प्राइवेट लाइफ से उनको पब्लिक लाइफ में आने का पूरा हक होना चाहिए, क्योंकि उनकी संवेदना का लाभ न केवल पारिवारिक जीवन को प्राप्त हो, व्यक्तिगत जीवन को प्राप्त हो, बल्कि सार्वजनिक जीवन में भी उस भावना का, उस संवेदना का लाभ उठाया जा सके। उस भावना और संवेदना के आधार पर एक संवेदनशील समाज का निर्माण किया जा सके, ये नारीवादी कहते हैं। और भावना को महत्व देने के कारण जो उत्तराधुनिक विचारक हैं वो उसका समर्थन करते हैं। इतना ही नहीं, जो उत्तर आधुनिक आंदोलन है
उसके अंतर्गत पश्चिम में जो धारणाएं विकसित हुई, नेचुरली आधुनिक युग में जो विकसित हुई, जैसे स्वतंत्रता की धारणा, प्रजातंत्र की धारणा, राष्ट्रवाद की धारणा और धर्मनिरपेक्षता की धारणा, इन सभी धारणाओं का विरोध करते हैं उत्तर आधुनिक विचारक, क्योंकि वो स्वतंत्रता को, जिस रूप में स्वतंत्रता प्रयोग में लाई जाती है, उसको वो स्वच्छंदता मानते हैं। ऐसी स्थिति जिसमें मनुष्य के कार्यों पर, उसके विचारों पर किसी तरह का कोई भी प्रतिबंध न हो, ऐसी स्वतंत्रता अराजकता को प्रोत्साहित करती है। इसलिए उत्तर आधुनिक विचारक इसके विरोधी। वो प्रजातंत्र के आलोचक क्यों है? क्योंकि कहते हैं कि पश्चिम में जो प्रजातंत्र दिखाई देता है वो एक छलावा है, वो एक भ्रम है। कहने को कहा जाता है कि प्रजातंत्र आम जनता का शासन है, लेकिन व्यवहार में कौन लोग चुने जाते हैं? जो संपत्तिशाली, जो नीति और कानून प्रजातांत्रिक सरकारों के द्वारा बनाए जाते हैं, वो वर्ग विशेष के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। हालांकि बहुत अच्छी तरह व्यवस्थित ढंग से ये दिखावा जरूर किया जाता है कि वो जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, सरकार जनता की। तो प्रजातंत्र चूंकि व्यवहार में अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सका है, इसलिए उत्तर आधुनिक विचारक इसके आलोचक हैं। ये प्रजातंत्र की धारणा भी आधुनिक युग की धारणा है, इसलिए उत्तर आधुनिक विचारक इसके भी विरोधी। राष्ट्रवाद का विचार भी आधुनिक विचार है। जब हम आधुनिकता को परिभाषित करते हैं तो उसमें राष्ट्रीय राज्य का उद्भव उसकी एक प्रमुख विशेषता मानते हैं, राष्ट्रवाद को एक प्रमुख विशेषता मानते हैं। राष्ट्रवाद यानी वो भावना, वो विचार जो एक भू क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के मन में आपस में भावनात्मक लगाव को इंगित करता है, और वो लगाव इतना गहरा होता है कि वो अपने लोगों के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए उसमें रहने वाले लोगों को कुछ भी करने के लिए प्रेरित कर देते हैं। यानी ये राष्ट्रीयता जब उग्र बन जाती है, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होना और दूसरे राष्ट्र के प्रति घृणा का भाव होना, ये उग्र राष्ट्रीयता कहलाती है। ऐसी राष्ट्रीयता युद्ध को जन्म देती है। तो राष्ट्रवाद के इस रूप के विरोधी हैं उत्तर आधुनिक विचारक, क्योंकि वो मानते हैं कि राष्ट्रीय राज्य की जो धारणा है, राष्ट्रवाद की जो धारणा है, वो उसके अंतर्गत राज्य अपनी संप्रभुता की दुहाई देते हुए कि हम अपने राष्ट्र के लिए जो चाहें, जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, हम एक अलग इकाई है, दुनिया से अलग है। ये विचार विश्व शांति की दृष्टि से घातक है। तो राष्ट्रवाद के स्थान पर उत्तर आधुनिक विचारक वैश्वीकरण में विश्वास रखते हैं। वो क्या कहते हैं कि पूरी धरती पर रहने वाले लोग एक दूसरे से घुले मिले, राष्ट्र की सीमाओं को, राष्ट्र की दीवारों को तोड़ दिया जाए, लोगों के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, वैचारिक आदान प्रदान हो, आर्थिक आदान प्रदान हो, न कि राष्ट्र की सीमा के नाम पर लड़ाई। तो चूंकि राष्ट्रवाद ऐसी ही लड़ाई को, युद्ध को प्रोत्साहित करता है, शांति को भंग करता है, वैमनस्य को बढ़ाता है, विभाजन की दीवारें खड़ा करता है, इसलिए राष्ट्रवाद त्याज्य है, उसका त्याग किया जाना चाहिए, ऐसा उत्तर आधुनिक विचारक मानते हैं। वो आधुनिक युग की जो धर्मनिरपेक्षता की धारणा है उसका भी विरोध करते हैं। धर्मनिरपेक्षता की धारणा क्या कहती है कि धर्म एक निजी मामला है, हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने
और उस पर आचरण करने, उसका प्रचार प्रसार करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। राज्य की तरफ से किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए और धर्म विशेष को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। ये धर्मनिरपेक्षता की धारणा है और जितनी भी प्रजातांत्रिक सरकारें हैं वो इस बात का दावा करती हैं कि उनकी सरकार एक धर्मनिरपेक्ष सरकार है। लेकिन उत्तर आधुनिक विचारक इस धारणा की आलोचना इस आधार पर करते हैं कि ये धर्मनिरपेक्षता भी केवल दिखावे की चीज है। प्रजातांत्रिक राष्ट्र अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं ऊपर से, लेकिन अंदर ही अंदर वहां हम धर्म के आधार पर लोगों को बटा हुआ पाते हैं। इसलिए वो धर्मनिरपेक्षता की धारणा के विरोधी। इसके साथ उनकी मान्यता है कि इतिहास की व्याख्या व्यक्तिनिष्ठ ढंग से की जानी चाहिए या की जाती है। वास्तव में आधुनिक इतिहास जो लिखा जाता है या इतिहास पर जो चर्चा होती है इतिहास लेखन पर, उसमें कई बार ये बताने की कोशिश की जाती है कि इतिहास का वस्तुनिष्ठ लेखन संभव है, यानी इतिहास में घटनाएं जिस रूप में घटी हैं उसी रूप में उनका वर्णन किया जा सकता है और किया जा रहा है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इतिहास लेखन के संबंध में, जिसको व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण कहते हैं। उत्तर आधुनिक विचारक इतिहास की इस वैज्ञानिक व्याख्या के दृष्टिकोण से सहमत नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं कि जब भी किसी देश का, किसी युग का इतिहास लिखा जाता है तो उस इतिहास लेखन पर लिखने वाले व्यक्ति की मान्यताओं का, उसकी कल्पनाओं का पूरा पूरा प्रभाव होता है। क्यों? क्योंकि इतिहास में जो घटना घट चुकी उसकी वस्तुनिष्ठ कल्पना फिर से नहीं की जा सकती। इसीलिए व्यावहारिक जीवन में आप देखते हैं कि जब भी किसी देश में गवर्नमेंट चेंज होती है, सरकार बदलती है, तो वो अपनी विचारधारा के अनुसार, अपनी मान्यता के अनुसार, अपनी कल्पना के अनुसार इतिहास को फिर से लिखवाती है। अब जैसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास ही जितने विचारकों के द्वारा लिखा गया है अलग अलग कालों में, हम देखते हैं कि उस पर उस देश की सरकार का, लिखने वाले की कल्पना का, उसकी मान्यताओं का पूरा पूरा असर है। कोई इतिहासकार किसी योद्धा को महानतम दर्जा प्रदान करता है तो दूसरा इतिहासकार उसे लुटेरा, आतंकवादी बताता है। तो जितने इतिहासकार उतनी व्याख्या। अगर भारत का इतिहास अंग्रेजों ने लिखा है तो उसमें अंग्रेजों का पक्ष समाहित है, और उसी भारत का इतिहास अगर भारतीयों ने लिखा है तो उसमें भारतीय पक्ष हावी है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इतिहास वस्तुनिष्ठ ढंग से लिखा जाता है, बल्कि इतिहास व्यक्तिनिष्ठ ढंग से लिखा जाता है। इतिहास लिखने वाले के व्यक्तित्व, उसकी कल्पनाओं, उसकी मान्यताओं पर आधारित होता है इतिहास लेखन। अगली मान्यता उत्तर आधुनिकता की ये है कि वो स्थानीयता के आधार पर धारणाओं के निर्माण पर जोर देते हैं। पहले ही आप देख चुके हैं कि ऐसे किसी भी सिद्धांत को मानने के लिए उत्तर आधुनिक विचारक तैयार नहीं है जिसे सार्वभौमिक रूप से माना जा सके, जिस पर सब सहमत हो। वो क्या कहते हैं कि सार्वभौमिक सिद्धांतों के निर्माण की अपेक्षा स्थानीय आधार पर स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अगर धारणाओं का निर्माण किया जाए तो वो ज्यादा उपयोगी होगा। जैसे आप लोक प्रशासन के सिद्धांतों को ले सकते हैं। लोक प्रशासन के जितने भी सिद्धांत बनाए गए, पश्चिम में बनाए गए, यूरोप अमेरिका में बनाए गए, और उन सिद्धांतों के आधार पर
भारतीय प्रशासन की व्याख्या करने की कोशिश की जाती है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि पश्चिम के देशों की परिस्थितियां अलग हैं और भारत की परिस्थितियां, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं। तो उन सिद्धांतों के आधार पर भारतीय प्रशासन की व्याख्या नहीं की जा सकती। इसलिए उत्तर आधुनिक विचारक ये कहते हैं कि हर देश की परिस्थितियों के अनुसार, उनके सामाजिक आर्थिक परिवेश के अनुसार धारणाओं को गढ़ा जाना चाहिए और उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर उस देश की संस्थाओं की या उस देश के व्यवहार की, आचरण की व्याख्या की जानी चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है उत्तर आधुनिक आंदोलन का कि वो स्थानीय प्रवृत्ति पर बल देते हैं, स्थानीय धारणाओं के निर्माण पर जोर देते हैं। इसीलिए उनका नारा है थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। मनुष्य की दृष्टि जो है वैचारिक धरातल वैश्विक होना चाहिए, पूरी दुनिया के संदर्भ में उसे सोचना चाहिए, मानवता के संदर्भ में सोचना चाहिए, लेकिन काम के लिए, कार्य करने के लिए क्षेत्र विशेष को चुनना चाहिए। और इसीलिए वो ज्ञान के क्रियात्मक रूप पर जोर देते हैं कि जो कुछ ज्ञान अर्जित किया गया है प्रकृति के बारे में, समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, वो ज्ञान तभी सार्थक हो सकता है जब उसका प्रयोग सामाजिक जीवन को उसमें सुधार लाने के लिए किया जाए, उसमें जो बुराइयां हैं उसको दूर करने के लिए किया जाए। और ऐसा करने के लिए व्यक्ति को एक क्षेत्र विशेष को चुनना होगा, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के वश की बात नहीं है कि वो पूरी दुनिया को बदलने के लिए कार्य कर सके। उसके विचार तो हो सकते हैं दुनिया में बदलाव लाने वाले, लेकिन उन विचारों के आधार पर कार्य उसके द्वारा लोकल लेवल पर किया जा सकता है। किसी गांव को, किसी क्षेत्र को, किसी जिले को, किसी प्रांत को, किसी राष्ट्र को चुनकर, किसी कम्युनिटी को चुनकर उसके द्वारा ज्ञान के क्रियात्मक रूप को दर्शाया जा सकता है। और यहाँ पर स्थानीय धारणाओं के, स्थानीय मान्यताओं के, स्थानीय सिद्धांतों के विकास की दिशा निर्धारित होती है अगर ज्ञान का प्रयोग लोकल लेवल पर उसे क्रियान्वित करने के लिए किया जाता है। अगली मान्यता जो इसी से जुड़ी हुई है ज्ञान से, कि जो ज्ञान है उसका निर्माण करने के लिए किस बात की आवश्यकता है? चर्चा की आवश्यकता है, सार्थक चर्चा की आवश्यकता है, डिबेट की आवश्यकता है। क्योंकि कोई सार्वभौमिक ज्ञान, सार्वभौमिक सिद्धांत तो हो नहीं सकता, लेकिन हर सिद्धांत के जो विभिन्न पक्ष हैं, हर घटना के, हर समस्या के जो विभिन्न पक्ष हैं, उन पर सार्थक तरीके से विद्वानों के मध्य, बुद्धिजीवियों के मध्य चर्चा होनी चाहिए। उस चर्चा के माध्यम से ही हम सार्थक और उपयोगी ज्ञान का सृजन कर सकते हैं और उस ज्ञान के आधार पर शक्ति का सृजन भी किया जा सकता है। माइकल फौकॉल्ट ने एक किताब लिखी, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, 1972 में। उस पुस्तक में क्या कहा कि ज्ञान शक्ति का सृजन और शक्ति की रचना दोनों है। तो इस ज्ञान सृजन के लिए जरूरी है कि डिस्कोर्स को, डिबेट को प्रोत्साहित किया जाए। इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की चिंता है उत्तराधुनिक विचारकों को, और आधुनिक युग में पर्यावरण के विषय में जो धारणा प्रचलित थी, जिसको प्रोमेथियनिज्म कहते हैं, उसके स्थान पर
वो डीप इकोलॉजी का समर्थन करते हैं। प्रोमिथिनिज्म क्या है? वो धारणा है जो मानती है कि धरती एक संसाधन है और उसकी उपयोगिता इस बात पर निर्भर है कि मनुष्य कितना ज्यादा उन संसाधनों का प्रयोग कर सकता है। अब अगर संसाधनों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाएगा तो संसाधन खत्म होते जाएंगे। तो वहां पर ये धारणा कहती है प्रोमिथिनिज्म कि अगर धरती के संसाधन कम होते जाते हैं तो मनुष्य विज्ञान और टेक्नोलॉजी की सहायता से उसकी क्षतिपूर्ति कर सकता है।